एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर पे। और आज है हमारी थर्ड क्लास सेल बायोलॉजी में। और जैसा कि हमने कल बात करी थी, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोगों का रिवीजन हुआ नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था। तो अब आप ये बताइए, रिवीजन किया या नहीं। हमने बात करी थी अपनी फर्स्ट क्लास में सेल्स के बारे में। सेल के बारे में हमने पढ़ा था। छोटा सा हम एकदम फास्ट वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग कुछ भूले ना, एक रिवीजन ज़रूरी है। सेल की बात करी थी। सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि हमारा था डेड सेल। जैसा कि हम फिर से एक छोटा सा रिवीजन आपका फिर करा देती हूँ मैं, ताकि आपका जो है कुछ भी जो हो भूले ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इन्होंने जो किया था वो कौन सा था? डेड सेल। उसके बाद जो हमारा लाइफ सेल किया था वो हमारा किसने किया था? एंटोन वन ल्यूवेनहुक ने। फिर हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास में न्यूक्लियस की, वो हमारा किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, डिटेल में पढ़ना हो अगर आपको तो फर्स्ट क्लास प्लीज़ अटेंड करिए। जब तक आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों अटेंड नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ये सारा बस एक शॉर्ट रिवीजन जल्दी जल्दी मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ पढ़ना भी है। तो ये सारी बातें हमारी हो गई सेल के बारे में। हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और वो होते हैं सेल्फ सफिशिएंट। सरवाइव के लिए ये सरवाइव कर सकते हैं सिंगल सेल होने के बाद भी। हमने इसके एग्जाम्पल में बात करी थी बैक्टीरिया की, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे हमारे हो जाते हैं यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम आगे बात करें तो हमने बात करी थी अगर मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में हमने जो एग्जाम्पल अपना ही बताया था यानी ह्यूमंस का। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सेल है वो क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी पूरी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। और हमने बात करी थी कल प्रोकैरियोट्स के बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में, उनके में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमने बात करी थी जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल। और अगर हम बात करें यूकैरियोट की, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं कैसा होता है? इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो ऑर्गेनल्स हैं वो नॉन मेम्ब्रेन है। ठीक है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जो होते हैं हमारे वो सारे होते हैं हमारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। देखिए, मैं आपको फिर से बोलूँगी, प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड, अगर आपने नहीं ली है तो। क्योंकि तब आप जब तक वो नहीं लेंगे आपको आगे का समझ नहीं आएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा शॉर्ट में रिवीजन करा दिया जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ा है। अगर हम बात करें आगे की, तो ये हम बता ही चुके हैं प्रोकैरियोटिक। हमने एक चीज़ और आप लोग को बताई थी जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक नेम कैसे पड़ा। अगेन मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना। प्रो का मतलब होता है हमारा प्रिमिटिव और हमारा मतलब होता है प्रीवियस। क्यों होता है ये मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोट हमारा एडवांस होता है। अच्छा, इसे हम आपको बताया था मैंने, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारा डीएनए जो होता है फ्रीली फ्लोट होता है, जिस रीजन में होता है उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। मैं बता चुकी हूँ, मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसे हम एडवांस न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा डीएनए न्यूक्लियस में पैक्ड होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी सेल की, वो हमारा होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो चलिए, शॉर्ट में जितना हो सक रहा है बताने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम।
देखिए हमने बात कर ही ली थी कि ये हमारी आउटर लेयर के बारे में अगर हम बात करें, मैं पेन का कलर कर लेती हूँ अब थोड़ा सा चेंज, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल। देखिए जो आउटर लेयर होती है सेल की, वो डिपेंड करती है सेल पे कि कौन से टाइप का सेल है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट सेल की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, और सेल वॉल जो होती है उसमें वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है और इन सबको प्रोटेक्ट करती है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। ये चीज़ भी हम आगे जब एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ेंगे डिटेल में इसकी चर्चा हम करेंगे। Both layer act as boundary that protects the cell and controls what goes in and out. देखिए भले ही एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, अब्सेंट क्या होती है, सेल वॉल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है हमारी सेल वॉल। ये डिसाइड कर रही है, ये बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रही है, कंट्रोल कर रही है कि भाई कौन आएगा सेल के अंदर और कौन जाएगा हमारे सेल के बाहर। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी आउटर मोस्ट लेयर की। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमें सेल वॉल पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, बहुत कुछ पढ़ना है, सारे ऑर्गेनल्स को डिटेल में बात करेंगे। चलिए एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। सेल एनवलप, अगर हम बात करें सेल एनवलप की, तो उसमें हमारी 3 लेयर्स आती हैं, आउटर मोस्ट लेयर, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। हमने बात करी थी बैक्टीरिया में हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि हमने बात करी थी ग्लाइकोकैलिक्स की। सेल वॉल की बात करी थी, सेल मेम्ब्रेन की करी थी, ये किससे बनी होती है आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। चलिए वन बाय वन बढ़ते हैं आगे। अच्छा प्लीज़, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास हमारी अटेंड नहीं करी है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप वो पढ़ेंगे नहीं आपको आगे का समझ नहीं आएगा। और एक चीज़ और, प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा हो अच्छे से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भी बताइए, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। और अगर अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना, मेरा एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए बात करते हैं हम सेल वॉल की। अब ये सेल वॉल है क्या? सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, जो हम आप ये समझ लीजिए, सेल वॉल एक ऐसी ब्रिक वॉल की तरह है घर की, जो घर के अंदर, जैसे हम लोग हैं, हमारा घर है, 4 दीवारें हैं, तो उसके अंदर जो हम लोग हैं हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना आंधी तूफान हर चीज़ से, तो सेल वॉल समझ लो वही है। और अगर हम एग्जाम्पल हेलमेट का भी ले सकते हैं, जैसे कि हेलमेट हम पहन के जाते हो, प्रोटेक्ट करता है ना हमें, सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी होता है। और आप भी ट्रैफिक रूल्स पता नहीं फॉलो करते या नहीं करते, लेकिन प्लीज़ करिएगा, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हेलमेट होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमें, करता है ना हमारे हेड को। कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट होते हैं और हेलमेट पहना हुआ बंदा होता है तो वो उसको उतनी चोट नहीं आती है, बचाव के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो हेलमेट भी एक सेल वॉल की तरह ही है। थोड़ा सा भी हम बात करते हैं और इसमें एग्जाम्पल लेंगे। और सेल वॉल इज अ टफ rigid layer and that surround the cell of the plants, fungi, bacteria and some algae. देखिए अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या है हमारी, ऐसी लेयर है जो टफ है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को। ये क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप ऑफ दिस सेल। ये हमारे सेल को सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्शन देगी और हमारे सेल को एक शेप देगी। सेल वॉल मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। देखिए आपको पता होगा, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको सेल वॉल का, तो फिर देखिए ट्री ट्रंक जो होती है हमारी, जो ट्री ट्रंक होती है उसमें भी
वो स्ट्रांग होती है, आप जानते होंगे कि हार्ड एक स्ट्रांग जो होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है सेल वॉल की वजह से। द हार्ड एंड स्ट्रांग पार्ट ऑफ अ ट्री, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द हार्ड एंड strong part of the tree is because of cell wall in the wood। जो वुड में सेल वॉल होती है उसी से ही ये जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल और दें आपको, तो एप्पल कैरेट सबने ही खाया होगा। जब आप एप्पल और कैरेट को खाते हैं एक क्रंच आता है, जैसे ही हम उसको बाइट करते हैं, वो भी हमारा सेल की वजह से आता है, क्योंकि सेल वॉल होती है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जो क्रिस्पीनेस या क्रंच कह लीजिए आप फील करते हैं वो भी हमारा सेल वॉल की ही वजह से होता है। तो सेल वॉल प्रोटेक्शन दे रही है, सेल को शेप दे रही है, सपोर्ट कर रही है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख चुके हैं ट्री ट्रंक, और हम बात करें तो एप्पल और कैरेट की। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। चलिए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट्स बना लीजिए साथ साथ। अगर नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए अगर मैं आपका नोट हो गया हो तो मैं क्लियर कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ, वाई इज द सेल वॉल इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है सेल वॉल? It protects the cell from bursting if too much water enters। क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है सेल को बर्स्ट फटने से, जब बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है। शेप को मेंटेन करती है ये अंडर प्रेशर में भी। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है प्लांट को। आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हमें लगता है कि ये जो है कुछ नहीं है, हल्के फुल्के हैं, लेकिन वो स्टैंड एकदम अपराइट एकदम स्ट्रेट होते हैं। वो सेल वॉल जो है उन्हें सपोर्ट देती है, जिस वजह से वो ऐसे स्टैंड पे होते हैं। कई छोटे छोटे होते हैं ना, बना के दिखाऊं क्या? ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है। इमेजिन फ्लावर है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लें अगर हम, ये लीव्स है और इस टाइप से कुछ इस टाइप की होती है, लीव्स भी ऐड हो जाए तो। बेचारी लीव्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये हमारी ग्रास हो गई, रेड कलर की होती नहीं है, वो तो जो पैन का कलर ऊपर था मैंने उसी से बना के दिखा दी। कुछ होते हैं ना इस टाइप के स्टैंड अपराइट, ये किस वजह से होती है? सेल वॉल की वजह से। कलर में मत जाना, कोई बात नहीं, ड्राइंग पे मत जाना, ये तो एग्जाम्पल है। Without cell wall, plant cells would not be able to maintain their shape or withstand harsh environment condition। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो ये बेचारे जो प्लांट सेल हैं ये अपनी शेप को कैसे मेंटेन करेंगे, और ये एक हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन से अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो सेल वॉल बहुत ज़रूरी है प्लांट सेल के लिए, क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है उनको हार्श इन्वायरमेंट से, हर कंडीशन से। तो सेल वॉल हमारे लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करें अगर हम कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल वॉल का कंपोजिशन पढ़ते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और प्लीज़ अगेन अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमें भी मोटिवेशन मिलती है, जैसे आपको ज़रूरत है मोटिवेशन की वैसे मुझे भी ज़रूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें तो हम करते रहेंगे। वैसे मैंने आज थोड़ी कलरफुल पीपीटी बनाई है, बताइएगा आपको कोई वाइट कलर की पीपीटी पे पढ़ना पसंद है या थोड़ी ऐसी कलरफुल सी, आगे से वैसे ही रखेंगे। चलिए प्लांट्स की अगर हम बात करें, द प्लांट सेल वॉल इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा एग्जाम में ये आ जाता है, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से ये सेल वॉल जो होती है किससे बनी होती है।
प्लीज़ इस पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी लाइन है, छोटे छोटे वर्ड्स पे। एग्ज़ाम कंपटीशन का है, कुछ भी आ सकता है और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम प्लांट्स में बात करें तो हमारी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर लाइक मटेरियल दैट गिव प्लांट्स देयर रिजिड स्ट्रक्चर। अगेन वही चीज़ है कि हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग है, फाइबर लाइक मटेरियल होता है जो उनको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दे रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किया है, लाइक ब्रिक्स मेक अ वॉल स्ट्रॉन्ग, सेलुलोज मेक द प्लांट सेल वॉल स्टडी। जैसे कि एक ईंट होती है, वो दीवार, हम लोग जो दीवार होती है ईंट से जो बनी होती है वो मजबूत होती है। लाइक ब्रिक्स मेक अ वॉल स्ट्रॉन्ग, ब्रिक्स मिलके एक वॉल को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाती हैं, वैसे ही प्लांट सेल वॉल को भी सेलुलोज जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए आगे बढ़ें। अगर हम एल्गी की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल बनी होती है ये भी बनी होती है हमारी सेलुलोज से, सिलिका से और कुछ और कंपाउंड्स पे, वो डिपेंड करता है स्पेशीज पे। ये हम जब अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे स्पेशीज वगैरह का, उसमें हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है some algae like diatoms having cell wall made of silica making them glass like। कुछ एल्गी है जिसमें कि डायटम्स है जो सेल वॉल उनमें बनी होती है सिलिका की, जो कि उन्हें ग्लास लाइक बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब में अलग अलग सेल वॉल होती है, अलग अलग उससे बनी होती है, अलग अलग उससे कंपाउंड से डिपेंड करता है। अगर हम बात करें फंजाई की, इसमें सेल वॉल बनी होती है चिटिन से। ये सेम मटेरियल है जो फाउंड होता है आउटर शेल में इंसेक्ट के और क्रूशियो क्या लिखा है, ये मैं नहीं लिखा, मैं उसे पढ़ने में असमर्थ हो रही हूँ। इसको हम बोलेंगे क्रूशेशियंस। जी हाँ, कितना अजीब व गरीब नाम होता है। मैं तो कई बार सोचती हूँ बायोलॉजी में ऐसे नाम किसने रखे। अगर इसकी मैं बात करूँ तो फिर, तो अगर मैं बात करूँ हमारे क्रूशंस की, तो अगर हम हमने बात कर लिया कि इंसेक्टन और क्रूशंस में हमारी जो है ये मटेरियल से सेल वॉल जो होती है हमारी मिलती है। ये जो है हमने एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, इट्स लाइक अ हार्ड एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर फंजाई सेल। ये जो होती है हार्ड होती है और प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है फंजाई सेल्स को। अगेन हम एक बार इस बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, नेम के बीच में थोड़ा गैप। इन फंजाई द सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये सेम मटेरियल है जो कहाँ मिलता है, आउटर शेल में, सेल इंसेक्ट्स के और क्रूशियंस के आउटर शेल में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल मैं पढ़ चुके हैं। ये हार्ड होती है और होती है हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। देखिए अगर हम जितने भी बैक्टीरिया होते हैं किस में आते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स सारे बैक्टीरिया आके इसी में ही बैठ गए हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही वैसे बता दिया था, सेकंड में भी इस बारे में हमारी बात हुई है। अ मिक्स ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इट्स एक्ट लाइक अ चेन लिंक फेंस प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया एंड गिविंग दैम शेप। ये भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही है और उनको शेप दे रही है। सेल वॉल का काम ही यही है, सेल को प्रोटेक्ट करना और उनको शेप देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। अगर सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था और फर्स्ट क्लास में भी बताया था। ये है थिन और काफ़ी फ्लेक्सिबल आउटर लेयर एनिमल सेल में एंड इनसाइड द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। देखिए ये आउटर लेयर है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में ये कहाँ होती है, सेल वॉल की इनसाइड होती है। जैसे कि अगर बात करें तो ये सेल वॉल है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। हमने बात करी थी अगर प्रोकैरियोटिक में, तो ये थी अगर हमारी सेल वॉल, तो इसके अंदर ही थी हमारी, आपने ध्यान दिया होगा स्टेप के मैंने
इन फोल्डिंग्स भी बनाए थे। ये थी हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये किस में है? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो उसमें हमारी आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इट एक्ट्स एज अ गेटकीपर। ये गेटकीपर की तरह है, एग्जाम्पल है ये, जो कंट्रोल करेगी कौन आएंगे अंदर और कौन जाएंगे बाहर। ये भी सेल को प्रोटेक्ट करेगी और उसे एक शेप देगी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है सेल मेम्ब्रेन की, हम कई बार कंपटीशन लेवल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब एक सेलेक्टिव, कहते हैं ना, सबको अंदर नहीं घुसने देगी, कुछ कुछ हैं जिन्हें अंदर घुसने देगी। इट डिसाइड व्हाट कैन एंटर और लीव द सेल लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट। अंदर किसको आना है, अंदर किसको जाना है, सारा का सारा जिम्मा इसका ही है। प्रोटेक्शन देगी, हाँ जी, ये हम पढ़ चुके हैं। इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, बचा के रखती है बेचारे को एनवायरनमेंट से। कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स द सेल इंटरेक्ट विद अदर सेल्स थ्रू स्पेशल रिसेप्टर्स। कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करती है। Without cell membrane, the cell would not be able to control its internal environment and harmful substances could easily enter. देखिए, सेलेक्टिव परमेबल है, सबको अंदर आने नहीं देती, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। अच्छा, अगर सेल वॉल नहीं होगी तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उसे कौन कंट्रोल करेगा? ऐसे तो कहते हैं ना, घर में जब तक कई बार होता है, हम देखते हैं, हम सोसाइटी में भी जाते हैं या फिर कहीं भी गेट कीपर है, गेट कीपर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी अंदर आ जाएगा, चाहे वो सही हो इंसान या गलत हो। तो वही इसके साथ, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी सेल के अंदर एंट्री मार लेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, फॉस्फोलिपिड्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जिनके दो पार्ट्स हैं, एक हेड एक टेल। हेड है लव वाटर, बेचारा पानी का, कहते हैं ना, प्यार करता है, वो लव करता है बहुत ज़्यादा। और टेल है, उसे नफरत है पानी से, जैसे ठंड में हो जाती है सबको। दे परफॉर्म अ डबल लेयर, जिसे हम बाइलेयर बोलते हैं, that act as a barrier, keeping the cell contents inside while protecting it from the outside environment. ये एक डबल लेयर है जिसे हम बाइलेयर बोलते हैं, जो एक बैरियर का काम करती है, जो प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द आउटसाइड द इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, ये आउटर सरफेस पे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, प्रोटीन से अटैच होते हैं और लिपिड से भी। They act as a markers for cell recognition, assist in cell communication, identification, cell communication मदद करते हैं, identification मदद करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, आपको हेल्प करेगा ये डायग्राम समझने में। चलिए, अगर मैं आपकी बात करूँ इसमें, अगर हेड और टेल की बात करें तो जैसे ये हो गया हेड, ये हो गई टेल। देखिए, ये हमारी समझ लीजिए लेयर है, ये पूरी ही होगी इस तरीके से। मैं ऐसे थोड़ा सा बना के बस आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे कि हमारे हेड है और ये है हमारी टेल, वैसे इधर भी हेड है और ये रही हमारी टेल। ये ऐसे जुड़े ही होते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में एक बार सर्च करिएगा, आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक डायग्राम शो होगा, आपको समझने में आसानी होगी। ये पूरा ऐसे ही होता है। अगर हम बात करें तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो हम बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड की, जो हम बात कर रहे हैं कि जो डबल लेयर है, तो यही है वो डबल लेयर।
और हमने इसमें बात करी थी कि इसमें ना मैं दूसरा कलर लेके आपको बना के दिखाती हूँ। कुछ प्रोटीन होते हैं, ये रहे प्रोटीन, जैसे कि ये है प्रोटीन। कुछ प्रोटीन बेचारे ऐसे करके भी होते हैं जो उसमें फंसे हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन। इन प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर की साइड है। इंट्रिंसिक, एक सेकेंड, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसको हम इंटरनल प्रोटीन भी बोलते हैं। इंटरनल प्रोटीन। अगर हम बात करें तो ये वाले जो हैं ये हैं हमारे एक्सटर्नल, या हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये चैनल का काम करते हैं, इसलिए हम इसको चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी अटैच हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए आगे हम पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड सर्व डिफरेंट पर्पस। जैसे कि ये होते हैं हमारे चैनल प्रोटीन, अभी मैंने बताया था। अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू पास इन और आउट। ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं अंदर और बाहर आने के लिए। ये एक्ट करते हैं एक चैनल का। इसमें आ जाएंगे हमारे कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स और आइंस और ग्लूकोज। रिसेप्टर प्रोटीन्स हेल्प द सेल कम्युनिकेट बाय रिसीविंग सिग्नल लाइक हार्मोन्स। कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे जो मदद करेंगे कम्युनिकेट करने में हार्मोन्स से, बाय रिसीविंग सिग्नल, मतलब जब उन्हें सिग्नल मिलेगा तब। प्रोटीन हेल्प किस लिए करते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, दूसरे सेल का कम्युनिकेशन के लिए। फिर कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। पूरे मेम्ब्रेन पे ये होते हैं, फैले हुए हैं। दे हेल्प मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल सो इट डज नॉट क्रैक। ये इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल रहे, उसमें कोई क्रैक ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप द मेम्ब्रेन फ्लूइड एंड स्टेबल, स्टेबल रखती है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको अगर बताऊं, एक होती है हमारी डिफ्यूज़न। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं बात करूँ कि डिफ्यूज़न क्या होता है, देखिए डिफ्यूज़न में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम, मूव्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, टू द low concentration without use of energy। ये है हमारा डिफ्यूजन, जब मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं बिना किसी एनर्जी के यूज के। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ, इसे मैं क्लियर कर रही हूँ, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करा जाए तो इसमें होता है मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें हमारा एनर्जी का यूज होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। चलिए
अब हम बात, ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थी। अब बात करें अगर हम साइटोप्लाज्म की, तो मैंने बताया था साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर होता है प्रेजेंट। जितनी केमिकल एक्टिविटी होती हैं वो सारी हमारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो भी इसी में ही प्रेजेंट होते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। Cytoplasm is a jelly-like substance inside a cell that fills the space between the cell membrane and nucleus. It is made up of water, salt and protein. साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, अभी हम पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर होता है। ये किससे बना होता है? पानी से, नमक से और प्रोटीन से। ये करता क्या है? होल्ड ऑर्गेनल्स ऑल द टीनी पार्ट्स ऑफ द सेल लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा फ्लोट इन दिस साइटोप्लाज्म। जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब इसी में ही आ जाता है। ये क्या करते हैं? इसी में ही सब फ्लोट होते हैं। प्लेस फॉर केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी बताया था जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं सबकी सब सेल के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक ब्रेक डाउन एंड मेकिंग एनर्जी हैपन हियर। अगेन मैंने जो बात आपको फर्स्ट क्लास में बोली, सेकंड में भी बोली, अगेन देखिए वही बात आ गई। इसमें सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कि खाने का ब्रेक डाउन होना, खाना बनना, एनर्जी बनना, ये सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसपोर्ट, इट हैज मूव मटेरियल्स अराउंड इनसाइड द सेल। हेल्प करता है ये किसमें? ट्रांसपोर्ट में, मूवमेंट में मटेरियल्स के सेल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मीजोजोम की, तो हमने पढ़ा था मीजोजोम एक इनफोल्डिंग्स होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? हमारे सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये स्पेस बढ़ाते हैं। चलिए हम अगर इसकी बात करें, मीजोजोम इज अ फोल्डेड और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। हमने ये अपनी फर्स्ट क्लास में जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल में भी हमने बताया था। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जितने बैक्टीरिया उन्हें आप प्रोकैरियोट बोल दें तो गलत नहीं है, सब के सब हमारे प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। तो ये तो हमने बात करी थी अपने मीजोजोम की। मीजोजोम से स्पेस जो है वो इंक्रीज होता है। देखिए, थिंक ऑफ इट्स एज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट फोल्ड्स इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये है अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट में ड्रॉ करती हूँ। देखिए, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो इस टाइप के कुछ इनफोल्डिंग्स होंगे जो क्या कर रहे हैं? स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये रहा हमारा मीजोजोम, यही है हमारे मीजोजोम। थिंक ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट फोल्ड इनवर्ड्स। अभी हम पढ़ चुके हैं। क्रिएट एक्स्ट्रा स्पेस किस किस में मदद करता है? तो ये मदद करता है हमारी रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में। ये हमने अभी अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। और अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ये स्पेस को बढ़ाता है। देखिए, इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको एक और नोट करके दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं, अगर हम एग्जांपल लें तो आपने एक अंकल चिप्स खाया होगा, ग्रीन कलर का आता है, रफल्ड होता है वो चिप्स, इस टाइप का होता है ना, ऐसे 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 करके लाइंस नहीं होती, ऐसे 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 करके चिप्स में। उससे क्या होता है? वो ज़्यादा स्पेस भी ले रहा है और उसमें कितने सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं, इंक्रीज भी कर रहा है। अगर मैं इसमें एक आपको एक लाइन ऐड करके दूँ, मीजोजोम इंक्रीज द स्पेस, एक तो यही हो गया। हमने इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ द, एक मैं यहाँ पे नोट ही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मीजोजोम इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, या ऑफ बैक्टीरियल सेल्स maintaining bacterial cell membrane helping helping it to perform functions better। मतलब मीजोजोम सरफेस इंक्रीज करता है बैक्टीरियल सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, जो मदद करता है उनके फंक्शन को इजीली अच्छे से करने का, परफॉर्म करने का। अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बात करें सेंट्रोजोम की, तो सेंट्रोजोम इज अ पार्ट ऑफ सेल दैट हेल्प्स इट
डिवाइड प्रॉपरली। सेंट्रोसोम एक पार्ट है सेल का जो मदद करता है डिवाइडेशन में। ये हमें मिलता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होते हैं सेंट्रोसोम, ये होते हैं हमारे एनिमल सेल में। टीनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होते हैं। मैं इसका आपको एक शो करती हूँ बना के, एक सेकेंड। तो सेंट्रोसोम होता है हमारा परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर इस टाइप का। ये है हमारा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। अगर आपने सुना होगा कार्डविल स्ट्रक्चर तो वो भी इसी में आता है। ये है हमारा प्रोटीन। एक ये होते हैं एबीसी लिंकर बोलते हैं इसे, हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ये होते हैं हमारे एबीसी। तो ये हमारे जो ये हैं ये हमारे होते हैं 9 हो चुके हैं, 4 5 6 7 8 9। ये होते हैं हमारे 9 ट्रिपलेट्स। ये है हमारा प्रोटीन। अच्छा, इसको हम बोलते हैं कार्डविल स्ट्रक्चर। इसमें ये सब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। मैं इसको अगर आपको बताऊँ, और उसके बाद अगर हम बात करें सारे यहाँ से ज्वाइन होते हैं। इसको हम कार्डविल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कार्डविल स्ट्रक्चर। हाँ, तो बात करें सेल डिवीजन में हेल्प करता है। व्हेन अ सेल डिवाइड्स द सेंट्रोम मेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑर्गेनाइज द सेल शेप, it helps keep the cell shape structure by organizing tiny fibers inside the cell। सेल को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, कैसे ऑर्गेनाइज करके टिनी फाइबर्स को सेल के अंदर, और सेल डिवीजन में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम, हाँ जी, तो आ गई बात हमारे लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम छोटे से राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं। जी हाँ, ये करते हैं हमारे सेल में साफ सफाई का काम। ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट को। दे कंटेन स्पेशल एंजाइम्स, एक स्पेशल एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे पुराने सेल्स हो गए, हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए, वेस्ट हो गया जो हमारे काम का नहीं है, सेल के काम का नहीं है। सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स को और बैक्टीरिया जो सेल के अंदर आ जाते हैं। रिसाइकल मटेरियल्स फ्रॉम ओल्ड डैमेज सेल पार्ट्स टू मेक न्यू वंस। रिसाइकलिंग में भी ये बहुत काम करते हैं और बहुत मददगार हमारे लिए ये होते हैं। लाइसोसोम बहुत कमाल के। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बताऊँ, लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शन, लाइसोसोमल एंजाइम फंक्शन जो बेस्ट होता है वो किसके पे होता है, एट अ पीएच ऑफ 5, जो कि होता है हमारा एसिडिक। इससे क्वेश्चन मैंने देखा था आया हुआ है कंपटीशन लेवल में किसी में, जो लाइसोसोमल एंजाइम का फंक्शन होता है वो बेस्ट कौन से पीएच पे ये लोग करते हैं 5 पे, जो कि होता है हमारा एसिडिक। चलिए हम बात करें अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम के बारे में अगर हम, तो देखिए अगर हम बात करें, हमने बात कर ली जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है उसका जो हमारा बेस्ट पीएच है जैसे कि है 5, जो है एसिडिक। लेकिन अगर हम बात करें बाकी सेल की तो उनका होता है जो पीएच वो होता है न्यूट्रल यानी 7। बाई चांस अगर ये लाइसोसोम लीक होता है तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नुकसान होगा, हार्मफुल होगा,
क्योंकि सेल का पीएच जो होता है हमारा रेस्ट ऑफ द सेल का होता है 7 न्यूट्रल, उसमें आते ही ये अपना काम कर देता है बंद। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स होते हैं हमारे टीनी स्ट्रक्चर इन द सेल दैट वर्क्स लाइक फैक्ट्री का काम करते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं हमारे प्रोटीन जो कि बहुत एसेंशियल है सेल फंक्शन के लिए। प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और टूल द सेल नीड्स टू ग्रो, रिपेयर एंड परफॉर्म टास्क। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो कि सेल को मदद करते हैं ग्रो करने के लिए और रिपेयरिंग के लिए और परफॉर्म टास्क के लिए, मतलब टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज के लिए। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, 2 टाइप्स के होते हैं, 70S ADS हमने पढ़ा था। एस का मैंने आपको मतलब बताया था, स्वीडबर्ग कांस्टेंट, या फिर मैंने बताया था सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आप लोग बस ये बताइए, क्लास पढ़ रहे हैं सही से, नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, सीरियस हो जाइए। चलिए, ये तो बात हो गई थी राइबोसोम की। अब हम बात एक और मैंने आपको बताई थी कि 70S किस में होते हैं और 80S, जल्दी जल्दी बताइए 70S किस में होते हैं? 70S होते हैं प्रोकैरियोट्स में और 80S होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं जिसमें 70S होता है। किस में होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारे क्लोरोप्लास्ट में। ये एक्सेप्शनल केस है, मैंने कल आपको इसके बारे में बताया भी था। एक और चीज़, ये 70S किससे बनते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। 70 कैसे हुआ? ये 70 किस किस यूनिट में होगा? जल्दी से बताइए। मैंने आपको ये अपनी कल ही क्लास में बता दिया था कि 70 कैसे होगा। 50 और 30 मैंने कल ही बताया था। इसकी कैलकुलेशन पे आप मत जाइए, इनकी अलग ही चलती है। ये है 60 और 40 यूनिट से बनता है और 70S बनता है 50 और 30 यूनिट से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज़ इसे याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट समझ के भूलेगा नहीं। बात करते हैं हम अपनी इंक्लूजन बॉडीज़ की। इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट इनसाइड द सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल। ये जो होती हैं स्टोरेज होती हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है सेल के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करती है। वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें आ जाते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल जो सेल की नीड नहीं होती है उसको भी ये स्टोर करके रख रही है। दे डोंट हैव अ मेम्ब्रेन अराउंड देम। फिर से हम इसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम इसको अगर समझें, तो ये है हमारे किचन की तरह। हमारी किचन में जो पेंट्री होती है उसमें हम दालें अनाज वगैरह रखते हैं, चावल गेहूँ आगे यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं, सेम वही है ये। स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट इनसाइड द सेल ऑफ बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स। एक स्मॉल मतलब छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है किसके? सेल के अंदर, बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स में स्टोर रखते हैं ये थिंग्स को, लाइक न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा मटेरियल दैट सेल डज नॉट नीड राइट अवे। अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेते हैं। इनके मेम्ब्रेन बॉन्ड और इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है, ये इनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज लाइक अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन इनसाइड अ सेल। इट मेड ऑफ टीनी फाइबर्स एंड ट्यूब्स। किसका बना होता है? छोटी छोटी फाइबर्स का, ट्यूब्स का, जो सेल को शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है, मूवमेंट में हेल्प करती हैं और हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं? इट हैज़ पुल क्रोमोसोम अपार्ट, अलग करने में जब होता है हमारा सेल का डिवीजन। अगर बात करूं तो जैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है हमारा स्केलेटन, वैसे ही सेल को दे रहा है ये साइटोस्केलेटन। साइटो, सेल एंड स्केलेटन आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बात करें अगर हम क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? अ क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल। एक ऑर्गेनेल है जो किस में मिलता है? प्लांट सेल में, सब एल्गी में, जो कि मदद करता है प्लांट्स को उनका खाना बनाने में। किस प्रक्रिया के दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। यूज करता है सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, किस लिए? ग्लूकोज अपना खाना प्रोड्यूस करने के लिए और ऑक्सीजन के लिए। क्लोरोप्लास्ट है एक सोलर पैनल्स की तरह सेल के लिए। विदाउट क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू मेक देयर फूड एंड लाइफ ऑन अर्थ।
would struggle because they also produce oxygen as a byproduct which all animals need to survive, including us. देखिए, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो हमारे पेड़ पौधे खाना कैसे बनाएंगे, लाइफ कैसे होगी? लाइफ होगी नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, जो कि हमारे सरवाइव के लिए बहुत ज़रूरी है और बाकी एनिमल्स के लिए भी। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो देखिए कितनी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, क्लोरोप्लास्ट में हम बात करें तो होती है हमारी फोटोसिंथेसिस अकर्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू। देखिए, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की। एक होती है हमारी डे रिएक्शन, एक होती है हमारी नाइट रिएक्शन, मतलब जो दिन में हो रही है, और एक रिएक्शन जो हो रही है हमारी रात में। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ इसमें। देखिए, ये हमारी हो गई एक लेयर, एक लेयर ही हो गई, एक लेयर ही हो गई, एक लेयर ही। ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। हाँ जी, अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा डीएनए। ये क्या हो गया? डीएनए। ये जो हमारा सिंगल कॉइन लेग स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम थैलेकॉइड, 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 थैलेकॉइड। और हम अगर इस ग्रुप की बात करें तो इसको हम बोलेंगे ग्रेना। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा? ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, एक बार एनसीईआरटी खोल लीजिएगा स्ट्रक्चर के लिए, आपको इजीली रहेगा। इसमें हमारे कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स। और ये जो लिक्विड है ये है हमारा स्ट्रोमा। ये सब कुछ जो रिएक्शन है ये इसी के अंदर हो रही है। प्लीज़ एक बार आप बना लीजिए, आगे बढ़ें फिर हम। अब पहले हम बात करें अगर डे रिएक्शन की, हैपन्स ड्यूरिंग डे, क्योंकि इसमें ज़रूरत होती है सनलाइट की। इनसाइड द थैलेकॉइड, ये जो थैलेकॉइड है जो आप देख रहे हैं, टिनी ग्रीन डिस्क होती है, इनमें होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट जो है हिट्स द क्लोरोफिल, यानी ये जो ग्रीन पिगमेंट है इस पर हिट करती है और एब्जॉर्ब करती है ये लाइट को। वाटर इज स्प्लिट्स इनटू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो पानी है वो स्प्लिट हो जाता है किस किस में? ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आइंस में और इलेक्ट्रॉन में। एनर्जी जो बनती है वो किस में बनती है? एटीपी में और एनएडीएच में। ये एक बैटरी है एनर्जी की। और इसका अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करें तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और एटीपी एनएडीएच सेव्ड हो जाती है आगे के यूज़ के लिए। अगर हम बात करें नाइट रिएक्शन जो कि होती है हमारी डार्क रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करें, इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो रिएक्शन है ये दिन और रात दोनों में होती है, एज लॉन्ग जब तक एटीपी हमारी एनर्जी एनएडीपीएच अवेलेबल है। कहाँ होती है? ये होती है हमारी स्ट्रोमा में, जो कि लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। ये जो लिक्विड पार्ट है इसमें होती है ये। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज कंबाइंड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में से वो कंबाइन हो जाती है मॉलिक्यूल से, जिसे हम बोलते हैं RUBP, जो है हमारी शुगर। एनर्जी की मदद से विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड एडीपीएच, दिस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टर्न हो जाती है ग्लूकोज में, जो कि है शुगर, जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। चलिए, ये तो हो गई हमारी डे और नाइट रिएक्शंस। चलिए थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया टीनी पावर हाउस फाउंड इन द मोस्ट सेल ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमंस। माइटोकॉन्ड्रिया एक टीनी पावर हाउस है जो कि कहाँ कहाँ मिलता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ। देखिए, समझ लीजिए। इमेजिन माइटोकॉन्ड्रिया। कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इस टाइप के ये होंगे यहाँ पे। ये है हमारा डीएनए, राइबोसोम्स होंगे। इसमें ही हमारा ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमारे 70S होंगे। ये जो फोल्डिंग्स है, फोल्डिंग्स, इसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टा। ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन। और ये हो गई हमारी इंटर मेम्ब्रेन। अच्छा, इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन तो ये हो गई हमारी, एक मिनट, इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को हम पेरीमेबल पेरीमेबल पेरी मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी इतनी। हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये है हमारे, ये जो है हमारे हैं F0 F1 पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या है? F0 F1 पार्टिकल्स, जिसे हम ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। इसमें जो होता है हमारा, इसको मैं अभी इरेज कर रही हूँ। आई होप आपने लिख लिया हो, नहीं लिखा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लिख लीजिए। इसका अच्छा होता है ओन डीएनए। इसके पास होता है ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए, ओन डीएनए। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनमस, सेमी ऑटोनस। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हाफ डिपेंड होता है। सेमी ऑटोनस हम इसे बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हाफ डिपेंड होता है मेन डीएनए पे। पूरी तरीके से नहीं, हाफ मेन डीएनए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया, और नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट प्लस आईपी, जिससे हमारा क्या बनता है? नहीं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एक मिनट, फॉस्फेट, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, आप लोग को पता है एडीपी कैसे बनता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी, इससे हमारा बनता है एडीपी, यानी एडी क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, ये तो हो गई हमारी इतनी बात। ये होता कहाँ पे है? इसी में होता है, ऑक्सीजोम में। एडीपी प्लस आईपी गिव्स एटीपी। होती कहाँ है? ये जो ऑक्सीजोम है, इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजोम में, ऑक्सीजोम, इसके अंदर ही प्रोसेस होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आती है बारी हमारे क्वेश्चन की। विच ऑर्गेनल इज कंसिडर्ड पावर हाउस ऑफ यूकैरियोट सेल? बताइए जल्दी से क्या होगा। अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा पावर हाउस ऑफ सेल। अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल इतनी जल्दी भूल गए क्या आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया? बताइए जल्दी से मुझे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल? जल्दी बताइए क्या होगा प्राइमरी कंपोनेंट सेल वॉल का प्रोकैरियोट्स का। अभी हमने पढ़ा है पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन होता है, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। चलिए व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट? हम ये अभी बिल्कुल अभी बताया, 5 मिनट पहले मैंने आप लोग को। बताइए जल्दी से क्या होगा। अभी मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, 70s 80s। 70s होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में और 80 होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। लेकिन एक्सेप्शनल केस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं हमारे 70s इन यूकैरियोटिक। आगे बढ़िए। यूकैरियोटिक सेल differ from prokaryotic cells and that eukaryotic cells have। कैसे डिफर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स? जल्दी बताइए। यूकैरियोटिक सेल्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल इन द यूकैरियोटिक सेल्स हैव। क्या होता है ऐसा? देखिए मैं कब से बता रही हूँ हर क्लास में, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा और सीरियसली होकर पढ़ाई करिए। The reason in prokaryotic cell where the genetic material is located, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, सेकंड में और थर्ड में फिर बताया। वो होता है हमारा कौन सा रीजन? जल्दी बताइए। न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड रीजन में होते हैं लोकेटेड। चलिए which structure in eukaryote cell is responsible for modifying packaging and transporting protein? बताइए जल्दी से बताइए कौन सा होता है पैकेजिंग में, कौन सा आ रहा है काम? जल्दी बताइए। ये तो मैं आपको कल बताया मैंने। देखते हैं आप लोग की याददाश्त कितनी अच्छी है, कितना आप लोग को याद रहता है नहीं रहता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अब भी हमने पढ़ा है। जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए हमने आपको बताया था, कल ही बताया था, गोल्जी अपैरेटस, इसमें होती है हमारी पैकेजिंग। पोस्ट ऑफिस याद करिए, एग्जाम्पल दिया था। द EDS राइबोसोम्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ, ये तो मैंने अभी 10 मिनट पहले ही बताया और अपनी सेकंड क्लास में भी बताया था कि राइबोसोम्स 70s जो होते हैं वो किस यूनिट से बनते हैं और 80s किससे बनते हैं? 70s बनते हैं 50 और 30 से और 80s राइबोसोम बनते हैं हमारे 60 एंड 40 से। मैंने आपको अभी बोला भी था, इस चीज़ें छोटी छोटी नहीं है, क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज़ इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन सा फंक्शन नहीं है? तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ DNA। चलिए ये हम पढ़ चुके हैं। सेल्फ सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी है, कम्युनिकेशन में भी है, सेल्फ रिकॉग्निशन में, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ DNA नहीं है इसका काम। चलिए देखिए हम आगे बढ़े और क्वेश्चन है कि नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसकी बात हम करेंगे कल। अब मिलते हैं आपसे हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को, क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बैच का बेनिफिट ले सकें। और कल मिलते हैं और हम डिस्कस करेंगे अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस और भी बहुत कुछ जो जो रह गया है वो सब होगा हमारा कल डिस्कस। तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है। मिलती हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ऑफ कोर्स जो मैं कहती हूँ हमेशा। और मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।